हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक क्लास लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीईटी का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, उसी के रिगार्डिंग उसी के लिए स्पेशल क्लास आपके लिए इन्वायरमेंट की रहेगी आज के लिए। आज मैं आपके सामने वो क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो क्वेश्चन एनटीए के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, पिछले वर्षों के अंदर जो एनटीए ने क्वेश्चन पूछे हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वही क्वेश्चन टॉप 20 में आपके सामने लेकर आई हूँ। हो सकता है अपने आने वाले एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है ना, क्या पता है एसएससी के अंदर एनटीए ही तो एग्जाम लेने वाली है, क्या पता वो यहाँ से कुछ पूछ ले। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले देखो भाई, आपको वर्ड दिखाई दे रहे हैं दो। फर्स्ट है आपका बायो रेमिडिएशन और सेकंड है आपका माइक्रो रेमिडिएशन। एग्जाम के अंदर ये वर्ड नहीं आए थे। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या आया था कि पर्यावरण के अंदर हानिकारक प्रदूषकों को खत्म करने के लिए सूक्ष्म जीव बताएं। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर। पर्यावरण में हानिकारक प्रदूषकों को खत्म करने के लिए किस सूक्ष्म जीव का यूज किया जाता है, उनको क्या बोलेंगे। तो ये ऑप्शन थे तुम्हारे, तो इसमें से क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे बायो रेमिडिएशन। क्या बोलेंगे? बायो रेमिडिएशन। मैंने माइक्रो रेमिडिएशन लिखा, इसका क्या मतलब है? अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, पर्यावरण में हानिकारक प्रदूषकों को कम करने के लिए, यहाँ पे था खत्म करने के लिए बायो रेमिडिएशन और कम करने के लिए माइक्रो रेमिडिएशन, ये आ जाएगा कम करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपका नेट के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, अम्लीय वर्षा वायुमंडलीय सांद्रता में वृद्धि के कारण बताएं। यानी जो आपकी अम्लीय वर्षा होती है, जैसे इमारतों को काफी नुकसान भी पहुंचता है, तो वो किस गैस की वजह से होती है, किसकी वजह से होती है ज्यादा? तो वो आएगा आपका एसओ और एनओ की वजह से, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से। ये कर लोगे आप, ये तो पढ़ भी रखा है पहले। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है भाई? मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ध्यान आ रहा होगा आपको, ओजोन वाली क्लास के अंदर जो शॉर्ट्स डाली थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था। तो ये जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है ना, किससे संबंधित है? आपने रामसर साइट के बारे में पढ़ा है ना, रामसर कन्वेंशन 1971 के अंदर हुआ था, ईरान, है ना, पढ़ रखे ये सारी बातें। तो उसी के अंदर एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड बनाया गया था, जिसके अंदर क्या लिखा गया था कि भाई जितनी भी अपनी वेटलैंड साइट है ना, जितनी भी अपनी वेटलैंड साइट है, उनको अगर इंसानों के द्वारा कोई हानि हो रही है तो फिर उनको रोकने के कारण, ठीक है, उनको रोका कैसे जा सकता है, वो चीज आपकी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर लिखा गया था। बात समझ में आई है? रामसर समझौता हुआ था 1971 के अंदर, उसमें ये बताया गया था कि जो वेटलैंड साइट है उनसे उनको मानव के द्वारा कितनी हानि हो रही है और उनको रोका कैसे जा सकता है, ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई थी। इसमें आपकी दो साइट शामिल कर रखी हैं मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अंदर, इंडिया की दो साइट शामिल है। वो कौन सी है? एक तो है आपकी लोकटक लेक, लोकटक झील, कहाँ पे है आपकी? मणिपुर के अंदर। कहाँ पे है? मणिपुर के अंदर। और एक है आपका केवलादेव नेशनल पार्क। कौन सा? केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क ये कहाँ है आपका? राजस्थान के अंदर। तो इन दोनों को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। बात समझ में आ गई सभी को? लोकटक झील, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकटक झील के अंदर केबुल लामझाऊ है, केबुल लामझाऊ पार्क, जो कि तैरता हुआ पार्क है। कौन सा है? केबुल लामझाऊ पार्क। और इसकी विशेषता क्या है? ये तैरता हुआ पार्क है। बात समझ में आई? तो दो है आपकी साइट जो इसके अंदर शामिल की गई है, एक तो है आपकी लोकटक लेक और एक है आपका केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान के अंदर है। ये तो था आपका मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। अगर इसी से रिलेटेड रेड डाटा बुक पूछ ली जाए कि रेड डाटा बुक में क्या होता है भाई, तो उसमें क्या होता है वो देखो आप।
मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में तो था वेटलैंड साइट से रिलेटेड, वेटलैंड साइट संबंधित, और रेड बुक में होता है जो आपकी लुप्त प्रजातियां है ना, जो प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं उनको लुप्त होने से बचाने के लिए क्या क्या किया जाए, वो रेड डाटा बुक के अंदर है वो सारी चीज। दोनों में कंफ्यूज मत होना, वेटलैंड साइट को बचाना है तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में, और लुप्त प्रजाति को बचाना है तो रेड डाटा बुक में। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट देखो, यूडर्मा मैक्युलेटम किसकी प्रजाति है? यूडर्मा मैक्युलेटम किसकी प्रजाति है? तो याद कैसे करोगे, देखो ये है चमगादड़ की, किसकी प्रजाति है? चमगादड़ की प्रजाति है। याद कैसे करोगे, यहाँ डर्मा वर्ड दिखाई दे रहा है ना, डर्मा मीन्स ड्रामेबाज, डर्मा मीन्स ड्रामेबाज, तो ड्रामेबाज कौन होता है? चमगादड़ ही होता है, कभी उल्टा लटक जाता है कभी सीधा लटक जाता है, चमगादड़ होता है ना। तो यहां से याद कर लेना इसको कि ड्रमा किसकी है? चमगादड़ की है। ड्रामेबाज कौन है? चमगादड़। यूडर्मा मैक्युलेटम चमगादड़। एनटीए ने ये क्वेश्चन पूछ रखा है पहले, तो क्या पता अभी सीटी के अंदर डाल दे। नेक्स्ट देखो SDG 10, ये क्या है आपका? ये है आपका SDG, मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और इसका जो 10वां गोल है वो क्या बताता है, ये पूछ रखा है इसके अंदर। यहाँ पे आपको 10 लिखा मिल जाए तो 10वां गोल बताना है, 1 लिखा मिल जाए तो पहला गोल बताना है। टोटल कितने गोल है SDG के? 17 गोल आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये 17 के 17 गोल SDG के हैं, ये आपको याद होने चाहिए अच्छे से। क्या पता एग्जाम के अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, कौन सा गोल पूछ ले। तो यहाँ पे 10वां गोल पूछा है। 10वां गोल क्या है? असमानता में कमी करना, असमानता में कमी, ये क्या है आपका? 10वां गोल है। यहां तक समझ में आया? ये 5 क्वेश्चन हो गए आपके। बायो रेमिडिएशन क्या था? पर्यावरण के अंदर जो हानिकारक प्रदूषक है उनको खत्म करना। माइक्रो रेमिडिएशन क्या था? पर्यावरण के अंदर जो हानिकारक प्रदूषक है उनको कम करना। अम्लीय वर्षा में कौन सी 2 गैसें होती हैं? S और NO होती हैं। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर वेटलैंड साइट के बारे में था कि उनको कितना नुकसान पहुंच रहा है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे एक और लक्ष्य रखा गया था कि सभी देशों के द्वारा 5.2% 2012 तक 5.2% पर्यावरण में सुधार किया जाएगा। समझ आई बात? इसके अंदर एक और लक्ष्य रखा गया था कि 5.2% 2012 तक सभी देशों के लिए पर्यावरण में सुधार किया जाएगा। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक, इसके अंदर लुप्त प्रजाति को बचाना है। यूडर्मा मैक्युलेटम प्रजाति, ड्रामेबाज कौन है? चमगादड़ है। SDG 10 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 10वां गोल क्या है आपका? असमानता में कमी। तो ये इसके जो 17 के 17 जितने गोल है वो आप सभी एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है वो किसने दिया था? तो ये किसने दिया था आपका? रॉबर्ट जी रोसेंस ने, सॉरी रॉबर्ट ने भी, वॉल्टर, क्या आएगा? वॉल्टर जी रोसेंस ने। क्लियर है ये बात? जो जैव विविधता शब्द है ये किसने दिया था? वॉल्टर जी रोसेंस ने। ये तो याद करना पड़ेगा, कर लोगे याद? ऐसे याद कर लेना, जैव विविधता है जीवों से रिलेटेड है ना, जीवों से रिलेटेड है, और जीवों को जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर है। तो वाटर से क्या याद हो जाएगा आपका? वॉल्ट्री याद हो जाएगा। कर लोगे इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, वैसे ही नहीं करवा रही मैं अपने पास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले हिरण के लिए इंडिया का फर्स्ट संरक्षण रिजर्व, काले हिरण के लिए पहला रिजर्व कहाँ पे बनाया गया था? वो बनाया गया था आपका इलाहाबाद के अंदर। कहाँ पे? इलाहाबाद, यानी कि यूपी के अंदर। कर लोगे इसको याद? पहला कहाँ बनाया गया था? इलाहाबाद के अंदर, यूपी में। उसके बाद देखो, ये जो संरक्षण रिजर्व बनाए गए हैं इनकी शुरुआत कब से हुई थी? 1973 से। कब से हुई थी? 1973 से। और अगर यहाँ से आर्टिकल पूछ लिया जाए तो कौन से आर्टिकल के अंदर है? 48A आर्टिकल के अंदर। 1973 में शुरुआत हुई थी। इसी की शुरुआत नहीं हुई थी, संरक्षण रिजर्व के अंदर बनाए गए, मतलब इनकी शुरुआत हुई थी।
तो 1973 के अंदर और 48A के अंदर आता है कि वे ये बनाए जाने चाहिए और इन प्रजातियों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है नोक-नी सिंड्रोम, इसका कारण कौन सा प्रदूषक है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नोक-नी सिंड्रोम है क्या। ये आपकी रिकेट्स की बीमारी है। विटामिन के अंदर पढ़ा है ना कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। तो अब देखो इसका प्रदूषक कौन सा है भाई? फ्लोराइड है। कौन सा है? फ्लोराइड है। नोक-नी सिंड्रोम का कारण कौन सा प्रदूषक है? फ्लोराइड। ये ना एक तो दांतों को प्रभावित करता है भाई और एक आपके स्केलेटन को। क्लियर है बात? एक तो दांतों को, एक स्केलेटन को। तो ये वाला जो नोक-नी सिंड्रोम है इसके अंदर स्केलेटन, इसके अंदर क्या होता है? जो घुटने होते हैं ना आपस में, जैसे ये अपने घुटने होते हैं यहाँ पे, ये जो घुटने हैं ये यूं मिल जाते हैं आपस में, यूं मिल जाते हैं दोनों टांगों के यहाँ पे, ये वाला आपस में घुटने मिल जाते हैं। तो ये होता है नोक-नी सिंड्रोम। ये तो होता है फ्लोराइड की कमी से। मरकरी की कमी से पूछ लिया जाए कौन सा रोग होता है तो मिनीमाता। कौन सा होता है? मिनीमाता। मरकरी की वजह से कौन सा होता है? मिनीमाता। कैडमियम की वजह से कौन सा होता है? इटाई रोग। कौन सा रोग? इटाई रोग। जो ये ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन थे, इस क्वेश्चन के ऑप्शन थे ये, तो इनसे भी आपको पता होना चाहिए कौन सा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग गैस। एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन आए थे कि भी इनमें से कौन सी ग्लोबल वार्मिंग गैस नहीं है जो कि आपके वातावरण को प्रभावित करती है, गर्म करती है उसको। तो यहाँ पे मैंने वो सभी 6 की 6 गैसें लिख दी आपकी जो कि ग्लोबल वार्मिंग गैस के अंदर शामिल होती है। अगर इनसे बाहर कोई ऑप्शन में आता है तो आप उसको निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। CH4 मैथेन हो गया आपका। CFC, सॉरी भाई CFC नहीं HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। कौन सी आएगी? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। PFC परफ्लोरोकार्बन। PFC कौन सी है? परफ्लोरोकार्बन। और SFC क्या होता है आपका? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्या होता है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये होता है आपका SF6। तो ये जो 6 गैसें हैं ना, ये आपकी ग्लोबल वार्मिंग गैसें हैं। अगर इनसे बाहर कुछ आता है तो आप उसको अलग से निकाल देना। दोबारा देखो फटाफट। जैव विविधता शब्द किसने दिया? वॉल्टर जीरोसन्स ने। कैसे याद करोगे? जैव, जीने के लिए वाटर की जरूरत होती है। काले हिरण के लिए इंडिया का फर्स्ट संरक्षण रिजर्व कहाँ बनाया गया? इलाहाबाद के अंदर बनाया गया, यूपी में। नोक-नी सिंड्रोम का कारण कौन सा प्रदूषक है? फ्लोराइड है। नोक-नी सिंड्रोम होता क्या है? रिकेट्स की बीमारी है जो विटामिन डी की कमी से होती है। इसके अंदर दांतों पर और स्केलेटन पर प्रभाव पड़ता है। मरकरी की कमी से मिनीमाता होता है। कैडमियम की कमी से इटाई रोग होता है। ग्लोबल वार्मिंग के अंदर आपकी ये 6 गैस शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया आपका क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है भैया आपका? ये 1997 के अंदर, 1997 जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ना आपका ओजोन से रिलेटेड, ऐसे ही क्योटो प्रोटोकॉल है। ये 1997 में बनाया गया था और ये किससे संबंधित है भैया आपका? क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। ठीक है, किससे है? क्लाइमेट चेंज से। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछा गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो क्लाइमेट चेंज से। उसके बाद देखो 1997 में बना था ये, और किसने बनाया था? UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, याद रखना इस बात को। UNFCCC की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 1997 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल बना था, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। क्योटो शहर कहाँ पे? अभी जापान के अंदर। कहाँ पे बना था ये? जापान के अंदर। एक बात और जो मैंने बताया था आपको कि भी 2012 तक इसके अंदर जितने भी देशों ने पार्टिसिपेट किया था ना, 2012 तक 5.2% पर्यावरण को मतलब हानिकारक होने से बचाया जाएगा 2012 तक। ठीक है, ये लक्ष्य रखा गया था इसके अंदर। ये बात समझ में आई है? कर लोगे इतना? उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है भाई? क्वेश्चन सीधा सिंपल सा था कि ओजोन लेयर कौन से मंडल में पाई जाती है, तो ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है।
कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर में। कर लोगे? और किससे बचाती है आपको? यूवी किरणों से बचाती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। हो जाएगा ये तो, ओजोन लेयर सिंपल था। नेक्स्ट है, रेशम कीट पालन में कौन से पेड़ यूज किए जाते हैं? 3 ऑप्शन ये थे, एक ऑप्शन अलग था कि कौन सा नहीं किया जाता, वो अलग था। तो ये यूज किए जाते हैं। एक तो शहतूत, ये तो आप सभी को पता है, शहतूत का तो पता है ना सभी को। कैस्टर क्या होता है? जो आपने खेतों में ये छोटी छोटी झाड़ियां देखी होंगी, आपको पिक भी दिखाई दे रही होगी, इसको अरंडी का पौधा बोलते हैं। सुना है ना ये? ठीक है, इसका पौधा होता है केस्टर। और ऊक, ये तो आपको पता है, आक का पेड़, आकटा बोलते हैं ना, बड़े बड़े से पत्ते होते हैं, उसके दूध सा निकलता है उसके अंदर से। तो इन तीनों का यूज करके रेशम कीट पालन किया जाता है। यहाँ से एक और चीज देखो कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है आपका? सेरीकल्चर। एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया क्वेश्चन, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। और ये 3 है, ये इसमें पालन में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, परवाल भित्ति। परवाल भित्ति कहाँ पे? वही बात फिर है, एग्जाम में क्वेश्चन था कि परवाल भित्ति कहाँ पे नहीं पाई जाती, तो पाई कहाँ कहाँ पे जाती है वो देख लो। एक तो ये आपकी बे ऑफ कच्छ में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में। कहाँ पे पाई जाती है? बे ऑफ कच्छ में। और एक आपकी मन्नार की खाड़ी में, यानी कि बे ऑफ मन्नार, बे ऑफ मन्नार। एक ही आपकी पाई जाती है लक्षद्वीप आइलैंड में, लक्षद्वीप आइलैंड में। और एक आपकी ये पाई जाती है मिनिकोय। कहाँ पे? मिनिकोय। 4 जगह याद कर लेना, बे ऑफ कच्छ, बे ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप और मिनिकोय। हो जाएगा। परवाल भित्ति यहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद है, एग्जाम में क्वेश्चन आए थे ये वाला सिंपल क्वेश्चन क्या था कि जहां जिस स्थान पर जीव रहते हैं उसको क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन में हैबिटेट तो था नहीं, ये तो आप पता है आपको हैबिटेट। ये थे ऑप्शन में अकोमोडेशन, इकोसिस्टम और बायोम। अकोमोडेशन, इकोसिस्टम और बायोम, इनमें से उस चीज का नाम बताओ कि जहां पे जीव रहते हैं, तो उसको हैबिटेट बोलते हैं, आवास बोलते हैं, यानी कि अकोमोडेशन बोलते हैं। समझ में आई ये बात? जहां पे जीव रहते हैं। इकोसिस्टम क्या था भाई? इकोसिस्टम से पूछ ले तो इकोसिस्टम होता है जहां पे लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों चीजें, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजों का साथ में कर लिया जाए तो वो इकोसिस्टम होता है। बायोम क्या होता है? इसके अंदर एनिमल्स प्लस प्लांट, एनिमल और प्लांट ये दोनों मिलके पर्यावरण का जब यूज करते हैं तो उसको बायोम बोलते हैं। समझ में आ गया? इकोसिस्टम हो गया पारितंत्र आपका, हैबिटेट हो गया आवास, और ये हो गया आपका बायोम। तीनों वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे, क्लियर भी हो गए होंगे। ये वाला जहाँ पे आवास होता है जीवों का, ये वाला जहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग दोनों रहते हैं, बायोम के अंदर एनिमल और प्लांट मिलके रहते हैं। उसके बाद है भाई सुनहरे चावल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सुनहरे चावल के अंदर कौन सा जीन पाया जाता है? बीटा कैरोटीन। कौन सा? बीटा कैरोटीन। कौन सा? बीटा कैरोटीन। किसकी वजह से? डैफोडिल की वजह से। किसकी वजह से? डैफोडिल की वजह से। तो ये क्वेश्चन थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है आपके सामने, अरीबादा वर्ड। अरीबादा वर्ड कब यूज किया जाता है, किस जगह पे यूज किया जाता है, वो वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया था। सबसे पहले आप इस वर्ड का मीनिंग देखो। अगर हम हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है आगमन। क्या होता है? आगमन। और ये जो वर्ड है ये आपका स्पेनिश वर्ड है। अरीबादा है जो आपका, ये स्पेनिश वर्ड है। अब ये यूज कहाँ पे किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है ऑलिव रेडली की मास नेस्लिंग के लिए, मास नेस्लिंग के लिए। अब ये लाइन लिख दी मैंने, ऑलिव रेडली की मास नेस्लिंग, लेकिन ये है क्या? तो वो देखो, उड़ीसा के अंदर एक गहीरमाथा बीच है, आप सभी को पता है ना, उड़ीसा के अंदर गहीरमाथा बीच है। वहां पे बार बार है ना दूसरे देशों से कछुए आते हैं, समुद्री कछुए होते हैं जो ऑलिव रेडली, वो दूसरे देशों से आते हैं, वहां पे अपने अंडे देके फिर वापस चले जाते हैं। ठीक है, फिर जो वो अंडे होते हैं उनको समुद्रों में छोड़ दिया जाता है, फिर वो बड़े हो जाते हैं, वो अपनी मर्जी से कहीं चले जाते हैं,
लेकिन जब उनका अंडे देने का टाइम आएगा वो वापस से वहीं आएंगे जहां वो पैदा हुए थे। तो ये जो उनका आना जाना ये लगा रहता है, उनका आगमन होता है ना बार बार, 30 सालों में वो दोबारा वापस से आते हैं वहीं पे, ना वहां का रास्ता भूलते, हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके खुद ही वहीं पे आते हैं वापस। उस चीज को अरीबादा वर्ड बोलते हैं। क्लियर है ये बात? ये क्या होता है, वहां पे जो कछुए मतलब जिनका टाइम पूरा हो लिया मर जाते हैं, फिर उनकी मांस नेस्लिंग की जाती है, मतलब उनका जो मांस है वो यूज कर लिया जाता है उनके मछुआरों के द्वारा। तो ये होता है आपका अरीबादा वर्ड। कर लोगे? क्लियर है ये? तो नेक्स्ट है ऑर्डर प्रीमाटा। ऑर्डर प्रीमाटा क्या है भाई? ये एक आपका स्पीसीज वर्ग है, वर्ग। ठीक है, इस वर्ग के अंदर कौन कौन से जीवों को रखा गया है? बंदर को, गोरिल्ला को, गिब्बन को। इन जीवों को ऑर्डर प्रीमाटा वर्ग के अंदर रखा गया है। फिर क्वेश्चन क्या था कि इनको किन के साथ शामिल कर लिया? क्वेश्चन ये था कि ऑर्डर प्रीमाटा के अंदर बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन जैसे जीव शामिल हैं, तो उनको किस वर्ग में शामिल कर लिया गया? कार्निवेरा वर्ग में। कार्निवेरा क्या होते हैं? मांस खाने वाले, मीट खाने वाले वर्ग। ठीक है, उसके अंदर इनको शामिल कर लिया गया। यानी कि तो अब आपके सामने क्वेश्चन है कि कार्निवेरा वर्ग के अंदर और कौन कौन सी चीजें पहले से शामिल हैं? तो बाघ, बिल्ली और कुत्ता, ये तीनों चीजें भी कार्निवेरा वर्ग में पहले से शामिल हैं। ये बात ध्यान रखनी है। अब एक बात देखो, बाघ दिखाई दिया आपको, टाइगर। टाइगर से क्या याद आया? टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में। कब बना टाइगर प्रोजेक्ट? 1973 में। एक और क्वेश्चन पुलिस वाले एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है? तो क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। क्या नाम है? पैंथेरा टिग्रिस। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस टाइगर, टिग्रिस टाइगर, ऐसे याद कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी कॉटन। इसके अंदर है ना बीटी की फुल फॉर्म पूछी गई थी कि बीटी कॉटन में बीटी की फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है बैसिलस थैंग्रेसिस। बैसिलस थैंग्रेसिस, ये इसकी फुल फॉर्म है। बीटी कॉटन होती क्या है भाई? इसमें क्या होता है, कॉटन के अंदर है ना, उसको कृत्रिम रूप करने के लिए उसके अंदर बैक्टीरिया डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया जाता है? बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, वो होता है आपका बीटी कॉटन, और फुल फॉर्म है बैसिलस थैंग्रेसिस। तो दोबारा देखो, ये तीन क्वेश्चन थोड़े अटपटे लग रहे हैं लेकिन काम आने वाले क्वेश्चन है। अरीबादा वर्ड आगमन होता है ऑलिव रेडली मास नेस्लिंग, यानी कि जो समुद्री कछुए होते हैं उनकी मास नेस्लिंग के लिए इस वर्ड का यूज किया गया है। ऑर्डर प्रीमाटा वर्ग के अंदर ये वाली जातियां मतलब ये वाले आते थे वर्ग, बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन, उसको फिर कार्निवेरा वर्ग में शामिल कर लिया। कार्निवेरा होते हैं मांस खाने वाले, तो इसके अंदर पहले से ऑलरेडी कौन शामिल थे? बाघ, बिल्ली और कुत्ता। टाइगर प्रोजेक्ट कब था? 1973 के अंदर आया था। टाइगर का साइंटिफिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। बीटी कॉटन की फुल फॉर्म बैसिलस थैंग्रेसिस। और बीटी कॉटन क्या होता है कि कॉटन को कृत्रिम रूप से तैयार करना, उसके अंदर बैक्टीरिया का यूज करके। तो ये कुछ क्वेश्चन थे भाई जो आपके एनटीए के द्वारा पूछे गए हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड। अब ये टॉपिक यानी ये जो सब्जेक्ट है ये भी आपका सीटी में डाल दिया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। यहाँ तक वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।